दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जैकोबियन एज के बारे में पढ़ा था। अब आज प्यूरिटन एज के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों प्यूरिटन एज 1625 में स्टार्ट हुआ था, जब जेम्स फर्स्ट की डेथ हो जाती है और उसके बाद उनके बेटा चार्ल्स फर्स्ट इंग्लैंड के किंग बन जाते हैं। दोस्तों प्यूरिटन एज 1625 से 1660 तक चला। तो दोस्तों इस एज को प्यूरिटन एज क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों प्यूरिटन प्रोटेस्टेंट्स का ग्रुप है जो बाइबल को प्यूरिटी से मानते हैं, जो बाइबल के अकॉर्डिंग चलते हैं, जो मोरलिटी पर बिलीव्स करते हैं। तो दोस्तों यहाँ प्रोटेस्ट करने वालों के ग्रुप चर्च को प्योर बनाना चाहते थे। जो उस समय के किंग थे इंग्लैंड के, वहाँ एक करप्ट किंग्स थे और वहाँ डेविन रूल करते थे, यानी उन्हें गॉड ने चुना है लोगों के ऊपर सत्ता करने के लिए। तो दोस्तों इस कारण से इंग्लैंड में सिविल वार भी हुआ था और थिएटर भी क्लोज हुआ था। तो दोस्तों प्यूरिटन लोग इतना प्यूरिटी से बाइबल को क्यों मानते हैं और वहाँ इंजॉय एंटरटेनमेंट क्यों नहीं करते हैं और क्यों थिएटर को उस एज में बैन कर दिया गया? तो दोस्तों इसके पीछे एक कहानी है, एडम और ईव की कहानी। प्यूरिटन लोग अपने आप को पापी कहते हैं। तो दोस्तों वो अपने आप को पापी क्यों कहते हैं? दोस्तों बाइबल के अकॉर्डिंग जब गॉड ने अर्थ बनाया, तब गॉड ने एडम को बनाया सबसे पहले। तो दोस्तों एडम एक पुरुष है और जब एडम अकेला है तो उसने ईव को ही बनाया। तो दोस्तों इन्हें गॉड ने अपने फेवरेट जगह गार्डन ऑफ ईडन में रखा, जो उसे हेवन माना जाता था। तो दोस्तों एडम और ईव को गार्डन ऑफ ईडन में रखा। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे, फ्रूट्स थे, लेकिन गॉड ने उन्हें एक फल खाने से मना किया था, जिसे फॉरबिडन फ्रूट कहते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें और एक कैरेक्टर है शैतान नाम के, जिन्हें गॉड ने हेवन से बाहर निकाला था। तो दोस्तों उसने क्या किया, वहाँ एक स्नेक का रूप धारण करके एडम और ईव के पास आया। तो दोस्तों सबसे पहले शैतान ने ईव को वहाँ फ्रूट खाने के लिए इनकरेज किया। तो दोस्तों इसके बाद कैसे न कैसे से यहाँ ईव वहाँ फॉरबिडन फ्रूट खा लेते हैं और एडम को भी वहाँ फ्रूट दे देते हैं। तो दोस्तों इसके बाद उन्हें एहसास होता है कि वहाँ इसके बाद एडम और ईव को एहसास होता है कि वहाँ दोनों बिना कपड़े के हैं और वहाँ छुपने लग जाते। तो दोस्तों एडम और ईव को जब गॉड ने बनाया था तब वहाँ बिना कपड़े के थे, लेकिन जैसे ही वहाँ फॉरबिडन फ्रूट खाया उन्हें शर्म आने लग जाता है और वहाँ छुपने लग जाता है। तो दोस्तों इसके बाद गॉड आ जाता है। गॉड आने के बाद उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों छुप क्यों रहे हो, कहीं तुम दोनों ने वहाँ फॉरबिडन फ्रूट तो नहीं खा लिया? तो दोस्तों एडम और ईव जवाब देते हैं कि वहाँ सांप के बाद में आकर उन्होंने वहाँ फॉरबिडन फ्रूट खा लिया। तो दोस्तों गॉड क्या करता है, गॉड उन तीनों को श्राप देता है। वहाँ जो शैतान है, वहाँ जो स्नेक बना है, उन्हें भी श्राप देता है कि वहाँ हमेशा पेट के बाहर चलेगा, और ईव को भी श्राप देता है कि तुम बच्चे पैदा करेंगे, और एडम को भी श्राप देता है कि वहाँ हमेशा मेहनत करते रहेंगे। ऐसा श्राप देकर उन्हें धरती पर भेज देता है। तो दोस्तों इसी श्राप के कारण जो महिला रहते हैं वहाँ बच्चे पैदा करते हैं, और जो मेल रहते हैं वहाँ दिन रात मेहनत करते रहते हैं। जो स्नेक रहता है वहाँ पेट के बल चलता है। तो दोस्तों यहाँ गॉड का श्राप है। तो दोस्तों प्यूरिटन लोग भी इसे मानते थे, वहाँ मानते थे कि हम पापी हैं, हमने गॉड की बात नहीं माने। प्यूरिटन लोग मानते हैं कि जो उनके पूर्वज हैं उन्होंने गॉड की बात नहीं माने और फॉरबिडन फ्रूट खाए, इस कारण से हम पापी हुए। इस कारण से वहाँ इंजॉय नहीं करते थे और मोरालिटी
फैलाते थे। तो दोस्तों आई होप आपको यहाँ समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों प्यूरिटन एज 1625 से स्टार्ट हुआ और 1660 तक चला। तो दोस्तों अब हम इस एज को जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। द एज ऑफ मिल्टन लास्टेड फ्रॉम 1625 टू 1660। दोस्तों इस एज को एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है क्योंकि इस एज में जॉन मिल्टन एक परमानेंट राइटर थे। ड्यूरिंग दिस टाइम प्यूरिटनिज्म बिकम एन इम्पोर्टेंट रिलीजियस। उस टाइम में प्यूरिटनिज्म बहुत इम्पोर्टेंट था रिलीजियंस में, सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स में। द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड वाज डिफरेंट। उस समय में लिटरेचर बहुत ही अलग लिखा जा रहा था एलिजाबेथन एज से। एलिजाबेथन एज में एंटरटेनिंग स्टाइल में लिटरेचर लिखा जाता था, लेकिन प्यूरिटन एज में मोरालिटी पर लिटरेचर लिखा गया। राइटर फोकस मोर ऑन रिलीजियंस, मोरालिटी एंड पॉलिटिक्स। जो उस समय के राइटर हैं वहाँ रिलीजियंस पर लिखने लगे, मोरालिटी पर लिखने लगे और पॉलिटिक्स पर लिखने लगे। उनका वर्क बहुत ही सीरियस और थॉटफुल था प्यूरिटन एज के राइटर का। तो दोस्तों अब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं। राइज ऑफ प्यूरिटनिज्म। तो दोस्तों इस एज में प्यूरिटनिज्म की राइज हुआ था। द प्यूरिटन वांटेड टू रिफॉर्म द चर्च। तो दोस्तों प्यूरिटन एज में जो प्रोटेस्टेंट्स थे, जो प्यूरिटन लोग थे, वहाँ चर्च में रिफॉर्म लाना चाहते थे, वहाँ चर्च को प्योर बनाना चाहते थे। इंग्लैंड बिकॉज दे बिलीव्ड इज वाज स्टिल टू सिम्युलर। उनका विश्वास था वहाँ रोमन कैथोलिक चर्च की तरह बनाना चाहते थे। जब मैंने सिखाया था एक ऑफ रिवाइवर में पोप के हाथों से चर्च की सत्ता छीनकर चर्च ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की थी। तो दोस्तों जो प्यूरिटन लोग हैं वहाँ रोमन कैथोलिक चर्च बनाना चाहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स विद द मोनार्की। प्रॉब्लम ग्रे बिटवीन द प्यूरिटन एंड द किंग। इस एज में किंग्स और प्यूरिटन के बीच बहुत स्ट्रगल चालू था। दिस जेम्स फर्स्ट एंड किंग चार्ल्स फर्स्ट वांटेड मोर पावर विच लेड टू द इंग्लिश सिविल वॉर। तो दोस्तों जैकोबियन एज में किंग जेम्स फर्स्ट और उनके बेटा किंग चार्ल्स फर्स्ट, वहाँ डेविड लूर यानी जो उन्हें पावर मिला है, वहाँ गॉड ने दिया है, वहाँ जो प्यूरिटन लोग है वहाँ किंग्स के हिसाब से चलने को हुआ क्योंकि उन्हें गॉड ने चुना है। तो दोस्तों इस थ्योरी को मानते थे वहाँ किंग्स। इस कारण से इंग्लैंड में सिविल वॉर हुआ और इस वॉर में जो इंग्लैंड के किंग्स आए चार्ल्स फर्स्ट, उन्हें उनके सर धड़ से अलग कर दिया गया। तो दोस्तों इसके बाद ओलिवर क्राउनवेल विक्ट्री द प्यूरिटन वॉन द वॉर। जब सिविल वॉर हुआ 1642 में और उसी टाइम पे थिएटर को भी बैन कर दिया गया इंग्लैंड में, और 1649 में प्यूरिटन वहाँ सिविल वॉर जीत गया और किंग चार्ल्स को मार दिया गया। ओलिवर क्राउनवेल बिकम अ रीडर। इसके बाद ओलिवर क्राउनवेल जो प्यूरिटन के रीडर हैं वहाँ इंग्लैंड के रीडर बन गया। और ऐसा पहली बार हुआ था कि इंग्लैंड में एक किंग्स को मार दिया गया और एक रिपब्लिक रूल हुआ, यानी 11 साल तक इंग्लैंड में कोई भी किंग्स नहीं था। सोशल एंड मोरल चेंज डूइंग प्यूरिटन रूल पीपल हैड टू फॉलो स्ट्रिक्ट मोरल रूल्स। तो दोस्तों जब प्यूरिटन की सत्ता आई इसके बाद जो इंग्लैंड के लोग हैं वहाँ स्ट्रिक्टली मॉरल रूल्स फॉलो करने लग गए। द गवर्नमेंट डिस्करेज थिएटर, डांसिंग एंड अदर फॉर्म ऑफ इंटरटेनमेंट्स। तो दोस्तों उस एज में गवर्नमेंट ने थिएटर को बैन कर दिया था, डांसिंग को भी बैन कर दिया था, और जो एंटरटेनमेंट की चीज़ है वहाँ सब बैन था इंग्लैंड में। दिस दोस्तों अब हम कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं इस एज के। मिस ऑफ रेनेसांस एंड प्यूरिटन्स आइडियाज। राइटर यूजेस द आर्ट एंड लर्निंग ऑफ द रेनेसांस। तो दोस्तों राइटर तो रेनेसांस की आर्ट्स कला को पढ़ते थे, लेकिन वहाँ along with the religions and moral ideas of Puritan, लेकिन वहाँ रिलीजियस और मोरल आइडियाज़ के बारे में लिखते थे जो प्यूरिटन में लिखा जाते थे।
फोकस ऑन रिलीजियंस एंड मोरालिटी। उस एज में रिलीजियंस पर और मोरालिटी पर फोकस किया जाता था। लिटरेचर टारगेट अबाउट ड्यूटी, गुड बिहेवियर, फेथ एंड पर्सनल कॉन्साइंस इंस्टेड ऑफ ओनली एंटरटेनमेंट पीपल। तो दोस्तों उस एज में गुड बिहेवियर और फेथ, पर्सनल कॉन्साइंस के बारे में लिखा करते थे, इसके बजाय कि एंटरटेनमेंट के लिए। तो दोस्तों उस एज में ड्रामा डिक्लाइन हो गए थे, डिक्लाइन ऑफ ड्रामा। द प्यूरिटन्स डिड नॉट सपोर्ट थिएटर। तो दोस्तों प्यूरिटन थिएटर को सपोर्ट ही नहीं करते थे। सो फेवर प्ले वेयर लेटन हैज अ अटेंशन वाज गिवन टू पोइट्री एंड प्रोज। उस एज में ड्रामा नहीं लिखे गए, उनका अटेंशन था पोइट्री और प्रोज में। उस एज में पोइट्री और प्रोज लिखे गए। ग्रोथ ऑफ द प्रोज राइटिंग, उस एज में बहुत सारे प्रोज लिखा गया। प्रोज में वहाँ डिस्कस करते थे पॉलिटिकल के बारे में, रिलीजियंस के बारे में, उस समय की समस्या के बारे में वहाँ अपनी प्रोज में लिखते थे। तो दोस्तों इसके बाद हम फेमस ऑथर के बारे में जान लेते हैं जो उस एज में जॉन मिल्टन था। जो जॉन मिल्टन बोर्न हुए थे 1608 में और डेथ हुए 1674 में। जॉन मिल्टन वॉज अ ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ द एज ऑफ मिल्टन। तो दोस्तों प्यूरिटन एज के जॉन मिल्टन एक बहुत ही ग्रेटेस्ट राइटर थे उस एज में। दिस राइटिंग करियर कैन बी डिवाइडेड फॉर पीरियड। उसकी राइटिंग करियर 4 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट है कॉलेज पीरियड अप टू 1632, द मॉर्निंग ऑफ द क्राइस्ट नेटिविटी 1629। तो दोस्तों जब जॉन मिल्टन कॉलेज लाइफ में थे तब उन्होंने ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी यहाँ पोएम लिखा एंड ईयरली पोएम दैट शो मिल्टन ग्रेट पोएटिक टैलेंट। तो इसमें इस पोएम में बताया कि जॉन मिल्टन एक ग्रेट पोएट है। हर्टन पीरियड जो 1632 से 1639 तक है। तो दोस्तों उसका हर्टन्स पीरियड में एरिगोरो एंड पेंसलोसो आया जो 1633 में आया। 2 पोएम दैट कंपेयर अ हैप्पी लाइफ विद अ क्विक थॉटफुल लाइफ। तो दोस्तों यहाँ दोनों पोएम में वहाँ कंपेयर करते हैं एक हैप्पी लाइफ और एक थॉटफुल लाइफ के बारे में। जो वहाँ हैप्पी लाइफ से थॉटफुल लाइफ में चला गया, वहाँ कंपेयर करते हैं। इसके बाद कॉमर्स आया 1634 में। तो दोस्तों यहाँ एक मास है दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्चर एंड सेल्फ कंट्रोल। तो दोस्तों उसमें वहाँ बताते हैं, वहाँ इम्पोर्टेंट देते हैं वर्चन्स और सेल्फ कंट्रोल को। तो दोस्तों इसके बाद लेसिडस जो 1637 में आया। तो दोस्तों यहाँ इनका मोस्ट फेमस वर्क है जो अपनी दोस्त के डेथ के बारे में लिखते हैं। और यहाँ एक पास्टोरल एलेजी है रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ द फ्रेंड एडवर्ड किंग। तो दोस्तों एडवर्ड किंग वहाँ इसकी स्कोर फ्रेंड्स थे, जब उनकी डेथ शिप्स में हो जाता है तो यहाँ एलेजी लिखते हैं। तो दोस्तों इसके बाद उसका प्रोस पीरियड आया जो 1640 से 1616 तक चला। तो दोस्तों इसमें उन्होंने एरियोपैगिटिका लिखा 1644 में। तो दोस्तों यहाँ एक फेमस प्रोस है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों इसके बाद उसका लास्ट प्लेस है लेटर पोइट्री पीरियड आफ्टर 1660 के बाद, यानी रेस्टोरेशन एज में लिखा गया। तो दोस्तों रेस्टोरेशन एज में उनका पैराडाइज लॉस्ट लिखा गया जो एक इपिक पोएम है। तो दोस्तों इसी वर्क में जॉन मिल्टन ने एडम और ईव के बारे में लिखा है। तो दोस्तों यहाँ एक बहुत ही लॉन्ग इपिक पोएम है। तो दोस्तों इसके बाद उनका ही दूसरा पार्ट पैराडाइज रिगाइनेसेस आया 1671 में। तो दोस्तों यहाँ भी एक पोएम है जीसस क्राइस्ट के बारे में। इसके बाद सनसॉन एग्नोसिस 1671 में आया। तो दोस्तों यहाँ एक ट्रेजिडी ड्रामा है जो बिब्लिकल स्टोरी के बारे में बताता है। तो दोस्तों उस एज में प्यूरिटन एज में मोरालिटी के बारे में लिखते थे। जॉन मिल्टन भी
मोरालिटी के बारे में लिखते थे, बाइबल की स्टोरी लिखते थे। तो दोस्तों जॉन मिल्टन 1652 से ब्लाइंड हो गया, लेकिन भी उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। तो दोस्तों जब इंग्लैंड में सिविल वार चालू था तब जॉन मिल्टन पम्पलेट लिखा करते थे और जॉन मिल्टन प्यूरिटन को सपोर्ट करते थे और चार्ल्स के अगेंस्ट थे। तो दोस्तों आई होप आपको यहाँ समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों जॉन मिल्टन को लेडी ऑफ क्राइसिस भी बोला जाता है क्योंकि उनके बाल बहुत लंबे थे। तो दोस्तों इसके बाद हम जॉन बनियन के बारे में जानेंगे, जो बॉर्न हुए थे 1628 में और डेथ हुए 1688 में। तो दोस्तों प्यूरिटन एज के यहाँ भी एक मोस्ट फेमस राइटर है और इनका फेमस वर्क है इस एज में द पिलग्रिम प्रोसेस, जो 1678 में लिखा गया था। रिलीजियस एलेगोरी। तो दोस्तों यहाँ एक रिलीजियस एलेगोरी है जो एक इंसान के जर्नी को बताता है हेवन के लिए। तो दोस्तों यहाँ एक मोस्ट फेमस क्रिश्चियन बुक ऑफ इंग्लिश का। तो दोस्तों इसके बाद हम कवेलियर पोइट के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों कवेलियन पोइट कौन है? तो दोस्तों कवेलियन पोइट वो पोइट है जो किंग्स को सपोर्ट करते थे। तो दोस्तों कवेलियन पोइट कौन कौन है? तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पे है रॉबर्ट हेरिक, जो बॉर्न हुए थे 1691 में और डेथ हुए 1674 में। तो दोस्तों यहाँ भी एक कवेलियर पोइट थे और किंग चार्ल्स को सपोर्ट करते थे। इस फेमस आर सिंपल म्यूजिकल एंड जॉयफुल। इनका पोएम था सिंपल म्यूजिकल और उसके पोएम में जॉयफुल रहते थे आज पेरिडिक्स। तो दोस्तों यहाँ इनका पोएम है 1648 में विच इंक्लूड द फेमस पोएम, और इसमें उन्होंने इंक्लूड किया टू द वर्जिन्स। इसके बाद सेकंड नंबर पे है रिचर्ड लॉरेंस, जो 1670 में बॉर्न हुआ और डेथ 1657 में हुआ। और तो दोस्तों यहाँ एक लॉयर सपोर्टर थे किंग चार्ल्स को। ही रोट अबाउट द लव, हुनर एंड द फ्रीडम। तो दोस्तों यहाँ लिखते थे लव, हुनर और फ्रीडम के बारे में। तो आर्टिया। तो दोस्तों यहाँ इनका पोएम है फ्रॉम प्रिजन्स एंड टू रस्कसा गोइंग टू द वॉर। तो दोस्तों यहाँ सब इनका वर्क्स है। तो दोस्तों थर्ड नंबर पे है सर जॉन सिकलिंग्स। तो दोस्तों यहाँ भी एक कवेलियर पोएट थे और किंग चार्ल्स को सपोर्ट करते थे। तो दोस्तों इनका 1609 में इनका बॉर्न हुआ था और 1642 में इनका डेथ। कोर्ट पोएट। तो दोस्तों यहाँ एक दरबारी पोएट थे एंड सपोर्टेड किंग चार्ल्स और किंग चार्ल्स को सपोर्ट करते थे। दिस पोएम आर लाइट विटी एंड अबाउंड्स लव। तो दोस्तों इनके पोएम में लाइट रहता है, विटी रहते हैं और लव रहता है। फेमस वर्क। तो दोस्तों इनका फेमस वर्क है बैलेंड अपॉन आ वेल्डिंग्स। तो दोस्तों फोर्थ नंबर पर है थॉमस कैरियो। तो दोस्तों यहाँ भी एक कवेलियर पोएट थे और किंग चार्ल्स को सपोर्ट करते थे। 1595 में बॉर्न हुए थे और 1614 में डेथ हुए थे। कोर्ट पोएट। तो दोस्तों ये भी एक कोर्ट पोएट्स थे और किंग चार्ल्स के दरबार में काम करते थे। इस रोट एलिगेंस लव पोएम, वहाँ लव पोएम लिखते थे और कोर्टली पोएट्री लिखते थे। फेमस वर्क है इनका पोएम जो पब्लिश हुए थे इनके डेथ के बाद। तो दोस्तों इसके बाद इस एज के एंड जान लेते हैं। तो दोस्तों प्यूरिटन एज की एंड 1660 में हो जाती है। तो दोस्तों जब सिविल वार होता है और किंग चार्ल्स को 1649 में उसको मार दिया जाता है। इसके बाद ओलिवर क्राउनवेल इसे लीड करते हैं। इस एज को जो 11 ईयर यहाँ चलता है इन्हें कॉमनवेल्थ पीरियड कहा जाता है। तो दोस्तों ओलिवर क्राउनवेल के डेथ के बाद जो उनके बेटा है वहाँ किंग्स बनने के लायक नहीं रहता और इसके बाद इंग्लैंड के लोगों ने 1660 में चार्ल्स के बेटे चार्ल्स सेकंड को फ्रेंच के से बुला देते हैं और उन्हें फ्रेंच से बुलाने के बाद वहाँ किंग्स बन जाते हैं और रेस्टोरेशन एज की स्टार्ट होते हैं। किंग चार्ल्स सेकंड रिटर्न टू द थ्रोन आफ्टर द फॉल ऑफ द प्यूरिटन कॉमनवेल्थ। तो दोस्तों प्यूरिटन कॉमनवेल्थ के बाद जो ओलिवर क्राउनवेल मर जाता है इसके बाद किंग चार्ल्स सेकंड किंग्स बन जाता है इंग्लैंड के और प्यूरिटन एज के एंड हो जाता है। आफ्टर दिस द रेस्टोरेशन पीरियड बिगेन एंड पीपल अगेन एंजॉय थिएटर। तो दोस्तों
जब किंग्स बन जाते हैं, थिएटर फिर से चालू हो जाता है, लोग फिर से इंजॉय करने लग जाते हैं। क्योंकि जो 11th ईयर है तब लोगों ने इंजॉय नहीं किया और मोरालिटी फैलाने लगे थे, जो लोग बोर हो गए थे। इसके कारण रेस्टोरेशन एज में फिर से थिएटर खुल जाते हैं। आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक एंड अदर फॉर्म ऑफ इंटरटेनमेंट यहाँ सब चालू हो जाता है जो प्यूरिटन एज में बंद थे। दोस्तों, आई होप आपको एक ऑफ प्यूरिटन समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों, इसके बाद हम रेस्टोरेशन एज के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।